फिर से आपको प्रियदर्शनी आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। उन्होंने एक शब्द बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया है उतना ही दहाड़ा है। तो शिक्षा लुब्धक ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए होना चाहिए और समाज के वंचित वर्गों तक इसका फैलाव होना चाहिए, ताकि शिक्षा के माध्यम से सिर्फ अधिकार ही नहीं अपने कर्तव्य का भी उन्हें आभास होता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फिर से एक सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए आज इस कक्षा की प्रारंभ करते हैं। और आज कक्षा की प्रारंभ फिजिक्स के ही चैप्टर से करते हैं और कुछ ऐसे चैप्टर्स का प्रारंभ करते हैं, चैप्टर ना कहना बल्कि उन टॉपिक्स का हम शुरुआत कर रहे हैं जो काफ़ी परीक्षा में उनकी जो है कंटिन्यूटी बनी रहती है और बारंबार आने की संभावना बनी रहती है। तो उन चीज़ को लेकर हम आज एकत्रित हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें को लेकर आए हैं जो बराबर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण एग्जामों में ये ऐसे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का हम विवेचना भी करेंगे। तो आज आते हैं एक सब टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वेवलेंथ को। वेवलेंथ इज इक्वल टू तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग दैर्घ्य को समझने का डिफिनीशन से कहीं ज़्यादा यह है कि इसकी कंटिन्यूटी को अगर हम समझ लेंगे डायग्राम के माध्यम से, तो ये समझना एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें होगी। तरंग दैर्घ्य कुछ नहीं होता है कि एक कंपन जो पूरा कर लिया जाता है जितने टाइम में, उसको कहा जाता है कि वह एक चक्कर पूरा करने में या एक तरंग को पूरा करने में, या उसी को कहते हैं एक डिस्टरबेंस को पूरा करने में, उसी को कहा जाता है एक विक्षोभ को पूरा करने में, यानी कि जितना समय लगता है उसे लेंडर द्वारा सूचित किया जाता है और इसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे एक डायग्राम के माध्यम से अगर जानते हैं कि इस टाइप का होगा, एक चक्कर का मतलब आप समझ जाइएगा तुरंत। अगर इसको हम, चूंकि यह बीच से जाता है, इसी के अंतर्गत वो अपना वेव करता है, तो ये पूरे का पूरा यहां से वहां तक इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। और एक चक्कर कहने का मतलब यह होता है कि अब जो होता है एक चक्कर का मतलब हो गया कि यह देखिएगा यहां पर गर्त से लेकर गर्त तक, गर्त से लेकर गर्त तक, और इस ऊपरी जो उभरी हुई भाग है उसको श्रिंग कहते हैं। श्रिंग का मतलब क्रिटर्स कहा जाता है। तो यह श्रिंग, इसे श्रिंग कहा जाता है और इसे गर्त कहा जाता है। इसे गर्त कहा जाता है, इसे गर्त कहा जाता है और इसे श्रिंग कहा जाता है, इसे श्रिंग कहा जाता है। तो आज तक मुझे डिफिनेशन में यही बताया गया है कि तरंग दैर्घ्य उसको कहेंगे जो श्रिंग से श्रिंग तक या गर्त से गर्त तक की, जो एक चक्कर लगाने में, पूरा करने में जो तरंग एक चक्कर का या कंपन करता है उसे ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। माने कितनी बार वह कंपन करता है उसे ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं, है कि नहीं। एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। उसका तरंग दैर्घ्य होता है, यानी कि वह एक रोटेशन को पूरा करता है, एक चक्कर यानी कि साइकिल को पूरा करता है। तो यह साइकिल कौन कौन सा होता है यह हम जानने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि या तो गर्त से गर्त होगा, गर्त से गर्त होगा, या श्रिंग से श्रिंग होगा। लेकिन इसके अलावा भी और कंडीशन है,
एक चक्कर को पूरा कराने के लिए। इसको फोर लॉब्स को जानना बहुत जरूरी है। यह नई चीज आप सुने होंगे कि फोर लॉब्स क्या होता है तरंग दैर्ध्य में, तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से फिर से जानते हैं। अब आपको इसमें क्लियर पता चल जाएगा कि तरंग दैर्ध्य या वेव लेंथ किसको कहेंगे। ये तो आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ए एम्पलीट्यूड हो गया। अब देखिएगा बड़ा ध्यान से कि फोर लॉब्स पूरेगा, फोर लॉब्स पूर जाए तभी हम कहेंगे कि एक तरंग दैर्ध्य या एक चक्कर को पूरा कर लिया है, यानी क्या उस कण का तरंग दैर्ध्य कहला जाएगा। एक चक्कर पूरा करना उस वेव कर रहे कण का क्या कहलाएगा, तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। तो इसको कैसे पता करेंगे कि वह एक तरंग दैर्ध्य को प्राप्त कर लिया है, यानी कि फोर लॉब्स को जब वह प्राप्त कर लेगा यानी कि यह उसका तरंग दैर्ध्य होगा। जैसे फोर लॉब्स जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यह एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, फिर इसके लिए यही चीज बदल जाएगा, इसके लिए यह हो जाएगा, यह नीचे एक होगा, दो होगा, फिर यह बाहर लिख देता हूं तीन और चार होगा। लेकिन हम जब यहां से स्टार्ट करेंगे तो यह इसके लिए एक होगा, दो होगा, फिर एक और दो होगा, यहां पर फिर इसके लिए यह हो जाएगा, तीन होगा, चार होगा। लेकिन हम जब आगे करते हैं तो इसी के लिए एक हो जाएगा, दो हो जाएगा और यह तीन और चार हो जाएगा। यानी कि अगर हम फिर करेंगे दूसरे के लिए तो यहाँ दूसरा कलर लेते हैं, इसके लिए यह एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, फिर बाहर तीन और चार हो जाएगा, और यह फिर आपको यह एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, यह तीन और चार हो जाएगा, फिर आगे के लिए यह हो जाएगा, यह इसके लिए एक हो जाएगा, दो होगा, आगे तीन और चार हो जाएगा। अब आपको यह समझ में नहीं आया कि सर एक दो तीन चार, फिर एक दो से स्टार्ट किए, फिर तीन चार किए, फिर एक दो किए हैं, तो यह समझना बड़ी आसान है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा अभी, लेकिन बहुत आसान है। जैसे एक दो तीन और चार, हमें यह जब चार तक पूर जाए तो यहां से लेकर यहां तक को हम कहते हैं एक तरंग दैर्ध्य या तरंग दैर्ध्य कहेंगे हम उसको, यानी कि यह एक चक्कर को पूरा कर लिया है, इसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। लेकिन यहां से यहां तक इसको कहते हैं श्रृंग, सॉरी ये कहा जाता है श्रृंग, और जो नीचे की ओर है उसको कहा जाता है गर्त, इसको कहा जाता है गर्त, इसको कहा जाता है गर्त। तो गर्त और श्रृंग कहने का मतलब है कि जब श्रृंग और गर्त आएगा, गर्त आएगा तो अभी एक चक्कर कहला जाएगा, यानी कि एक तरंग दैर्ध्य कहलाएगा, तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। ये कंडीशन नंबर एक आ गया श्रृंग से गर्त के बीच में, श्रृंग और गर्त के बीच में। फिर यहां से लेकर यहां तक देखते हैं, तो यहां से यहां देखते होंगे तो एक दो तीन और चार, एक चक्कर को पूरा किया, लेकिन यहां क्या किया, श्रृंग से गर्त ही किया। तो श्रृंग से गर्त तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो दोबारा हम नहीं लिखेंगे। फिर देखिएगा यहां गर्त से, यहां गर्त है, ये गर्त, ये वाला गर्त तो गर्त है, नीचे देखते होंगे गर्त है, तो गर्त से लेकर श्रृंग तक करेंगे, तो इसको फिर ये तो अलग बनेगा, तो गर्त से लेकर श्रृंग, श्रृंग यह एक तरंग दैर्ध्य कहलाएगा, यानी कि तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। यह भी एक तरंग दैर्ध्य कहलाएगा गर्त से श्रृंग के बीच में। अब फिर देखिएगा इसमें दो कंडीशन बनेगा। अब देखिएगा एक दो तीन और चार, यानी कि यह फोर लॉब्स को पूरा कर लिया, यानी कि यहां भी श्रृंग है, यहां भी श्रृंग है, श्रृंग है, और यहां भी श्रृंग है, यहां भी श्रृंग है, यानी कि श्रृंग श्रृंग के बीच में, श्रृंग और श्रृंग के बीच में श्रृंखला बनाई है, यानी कि
यह भी एक तरंग दैर्ध्य होगा, यह भी एक तरंग दैर्ध्य होगा। और यहां पर देखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 और 4, यानी कि यहां भी 4 लॉब्स को बनाया, 1 2 3 4, यानी कि गर्त से गर्त, गर्त से गर्त, यह भी एक तरंग दैर्ध्य कहलाएगा, यह भी एक तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। यानी कि एक तरंग दैर्ध्य को पूरा होने में कितने कंडीशन लगेंगे? यह 4 कंडीशन होता है, ये 4 कंडीशन होता है। और ये 4 कंडीशन श्रिंग से गर्त, गर्त से श्रिंग, श्रिंग से श्रिंग और गर्त से गर्त होता है। जब यह पूरे कंडीशन को फुलफिल कर लेगा तो हम इसको कहते हैं कि एक तरंग दैर्ध्य को, यानी कि तरंग दैर्ध्य कुछ नहीं होता है बल्कि एक चक्कर पूरा करना उस कण का एक तरंग दैर्ध्य कहलाता है। यानी कि एक कण का एक पूरा चक्कर या साइकिल को पूरा करना क्या कहलाता है? उसका तरंग दैर्ध्य करना, उस पार्टिकुलर कण का तरंग दैर्ध्य कहलाता है। इट मीन्स ए वेवलेंथ इज ए सिंपली सेड दैट ए पार्टिकल्स ट्रेवल और in a one cycle that is called the wavelength of particular particles, यानी कि उस कण के लिए यह तरंग दैर्ध्य कहलाता है। और यह तरंग दैर्ध्य के लिए 4 कंडीशन है। हमें बचपन में सिर्फ यह पढ़ाया गया कि श्रिंग से श्रिंग या गर्त से गर्त के बीच में एक जो है वह वेवलेंथ होता है। आज आपने एक्स्ट्रा 2 कंडीशन पढ़ा कि श्रिंग से गर्त, गर्त से श्रिंग या श्रिंग से श्रिंग और गर्त से गर्त भी तरंग दैर्ध्य ही कहलाएगा। ये 4 कंडीशन नोट डाउन कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा तो यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। अब आते हैं, ये चीजें आपको उतना स्पष्ट पहले क्लियर नहीं होता होगा, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब है कि तरंग चाल क्या होता है? तरंग चाल, इसको कहते हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड, वेव स्पीड को v से डिनोटेट किया जाता है। v बराबर होता है n लेंडा, और यहां पर n यही तरंग दैर्ध्य है, n जो है यही तरंग दैर्ध्य है, और v जो है वेलोसिटी है, तरंग का चाल है, और लेंडा जो है आपका तरंग दैर्ध्य है। यानी कि आप ये आपको लेंडा जो है यह फ्रीक्वेंसी है, यह तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, और v जो है वेव स्पीड है। यानी कि v बराबर है n लेंडा। इस फार्मूला से आप जो भी आपको एग्जाम में सवाल आएंगे आप बना सकते हैं। और यहाँ लेंडा 1/t होता है। 1/t का मतलब, t का मतलब यहाँ टाइम पीरियड से है, यानी कि आवर्तकाल से है। तो इस पर छोटी मोटी अगर आपको अगर न्यूमेरिकल भी आता है तो आप बनाने की स्थिति में रहेंगे। यानी कि इट्स रिलेटेड टू विच मूव्स फॉरवर्ड इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि इट रेट होता है, एक प्रकार का रेट होता है। इट्स रेट एट विच द वेव मूव्स फॉरवर्ड इज कॉल्ड वेव स्पीड। यानी कि ये सारी की सारी चीजें आपको तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर ही क्या कहलाती है? तरंग चाल कहलाती है। एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें कुछ दम ही नहीं था। अब टाइप्स ऑफ वेव को पढ़ते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। टाइप्स ऑफ वेव, ये परीक्षा में काफी पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ वेव यानी कि तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार, तरंग 2 प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी कि यह होता है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग,
और एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, यह सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ ठोस में चलता है, ठोस में यानी कि सॉलिड में चलता है। और दूसरा है अपर पार्ट ऑफ द लिक्विड, अपर पार्ट ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव्य के ऊपरी भाग में चलता है, ऊपरी भाग में चलता है। और यह तीनों में चलता है। अनुदैर्घ्य तरंग ठोस में भी चलता है, सॉलिड में भी चलता है, द्रव्य में भी चलता है यानी कि लिक्विड में भी चलता है, और आपको गैस में चलता है, गैस में भी चलता है यानी कि गैस में भी चलता है। ये तीनों जो है ठोस, द्रव्य, गैस में चलता है। अब जो है, अब आप इसी में ये तीनों चीज जान लीजिए, यह अनुप्रस्थ तरंग ठोस और द्रव्य के ऊपर चलता है, यह तीनों में चलता है, लेकिन यह लिक्विड में चलता है सिर्फ अपर पार्ट वाले में। इतना ध्यान हो गया। तो एक और जान लीजिएगा, एक और लिख देता हूं, इसको अब समझने में आसान नहीं होगी। अब तो वह किस किस में चला, वो हो गया अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग यानी कि आपका हो गया अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य। ट्रांसवर्स वेव, वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब अनुप्रस्थ तरंग में देखिए, इसको पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यह वेव जो चलता है ना, वह है वर्टिकल चलता है, वर्टिकल। वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब है लंबवत चलती है, लंबवत चलती है, लंबवत चलती है। इसको पहचानने का, और इसमें कण, एक कण दूसरे कण को वाइब्रेट करता है। वन पार्टिकल वाइब्रेट अदर पार्टिकल्स, अदर पार्टिकल्स, यानी कि एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ये जो वेव यहां चलेगी वह चलेगी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। या वर्टिकल चलेगा ऊपर नीचे, ये चलेगा इस टाइप से, इस टाइप से चलेगा, और ये चलेगा आपको इस टाइप से, यानी कि वेव इज हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल। यह हॉरिजेंटल वेव में चलेगा, यानी कि यह इस टाइप से चलेगा। जैसे अब यहां पर चलेंगे तो ये यहां साउंड वेव जो होगा, साउंड वेव, साउंड वेव इसी का उदाहरण है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और पीछे मैं बता चुका हूं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव हमेशा गैस की स्थिति में चलता है, यह अनुप्रस्थ तरंग गैस की स्थिति में नहीं चलता है। जितना भी साउंड जो मूव करता है वह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है और गैस में चलता है। तो साउंड वेव इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और अनुप्रस्थ तरंग के रूप में जो हमारा होगा, अनुप्रस्थ तरंग में होगा जैसे कि एक रस्सी जो बंधा हुआ होता है, होता तो इस टाइप से है, आपको लगेगा कि वह अनुदैर्घ्य तरंग कर रहा है यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल है, लेकिन उसका जो है ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे होता है, यानी कि रस्सी से बंधा हुआ दो छोर, बंधा हुआ दो छोर, दो छोर में तरंग पैदा करने पर, तरंग या डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस
पैदा करने पर उसमें अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न होगा, ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न होगा। तो ये सारी की सारी चीजें इससे आप समझ गए होंगे, है कि नहीं? ये आपको पूरा का पूरा आपको पता चल गया होगा। जैसे पी वेव जो होता है, पी वेव, यह एक भूकंपीय प्रकार का तरंग है, यह भी अनुदैर्ध्य तरंग है, यह पी वेव का उदाहरण है कि नहीं? अब सारी की सारी चीजें आपको पता चल गया होगा कि वेवलेंथ किसको कहते हैं, वेव स्पीड क्या होता है। वेव स्पीड के बाद आप लोगों ने पूरा का पूरा आप सारी चीजें महसूस कर लिए होंगे कि किस प्रकार से मुझे यह जानकारी। इस टाइप के प्रश्न आएंगे, मैं कुछ एक प्रश्न भी करा देता हूं। एक टाइप का क्वेश्चन लिख लीजिएगा, साउंड किस प्रकार का वेव है। ये आपका HW है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये आपका HW है। साउंड किस प्रकार का वेव है, साउंड यानी कि ध्वनि किस प्रकार का वेव है, ध्वनि किस प्रकार का वेव है, का वेव है, वेव है। क्वेश्चन नंबर 2, रस्सी दो सिरों से मजबूती से बंधे रहने पर उसमें डिस्टरबेंस करने पर कौन सी तरंग उत्पन्न होगी, कौन सी तरंग उत्पन्न होगी, तरंग उत्पन्न होगी, है कि नहीं? और तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, पानी या लिक्विड के ऊपरी सतह पर डिस्टरबेंस करने से कौन सी तरंग उत्पन्न होगी, कौन सी तरंग उत्पन्न होगी, तरंग उत्पन्न होगी। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए HW में रहा, जितना हम कंसेप्ट बताए हैं। उसके बाद है कि एक होता है श्रव्य सीमा यानी कि बेस्ड ऑन ऑडियो एबिलिटी, यानी कि श्रव्य सीमा के आधार पर ध्वनि तरंग को कितने आधार पर बांटा गया है। ये क्वेश्चन लिखिए, एक टॉपिक लिखेगा, ध्वनि के प्रकार श्रव्य सीमा के आधार पर, सीमा के आधार पर। तो ध्वनि के प्रकार, ध्वनि को 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि इसके जैसे ऑडिबल साउंड यानी कि श्रव्य सीमा ऑडिबल साउंड। उसके बाद होगा अल्ट्रासाउंड, यानी कि
अल्ट्रासाउंड का मतलब है कि वह श्रव्य सीमा से बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि उसको हम अगर सुनेंगे तो आदमी बहरा हो सकता है, यानी कि इसको कहते हैं पराश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनि। और एक होता है सबसोनिक, सबसोनिक या अल्ट्रासोनिक भी कहा जाता है, इसको अल्ट्रासोनिक साउंड भी कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक या सबसोनिक साउंड, इसको कहते हैं अपश्रव्य, श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक भी कहा जाता है कि नहीं? अल्ट्रासोनिक ये यू होगा, ULTRA है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड फिर से लिख देता हूं, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड यानी कि पराश्रव्य ध्वनि, और ये सब सोनिक होता है साउंड, अपश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य सीमा जो होता है ये हमेशा ध्यान रखिएगा 20, एक होता है 20 हर्ज, HZ लिखा जाता है 20 हर्ज, HZ का मतलब यहां हर्ज से है, HZ इज इक्वल टू हर्ज, तो 20 हर्ज से 20 kHW किलो हर्ट्ज अगर रहे, 20 से 20 किलो हर्ट्ज, या इसी को कहते हैं या इसी को 20 HZ से 20,000 HZ, यहां KHZ है, यहां सिर्फ HZ है, तो इतनी सीमा तक श्रव्य सीमा होता है। और प्राश्रव्य समय जो होता है या तो 20 kHZ किलो हर्ट्ज अब्लिक 20,000 हर्ट्ज से यह जब अधिक रहे तो यह क्या कहलाया जाएगी? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। और सबसोनिक या लेस देन 20 होता है, लेस देन 20 HZ, लेस देन यह सबसोनिक होगा, सबसोनिक, सबसोनिक साउंड, सबसोनिक साउंड। सबसोनिक का मतलब हो गया है अपश्रव्य, या 20 ज्यादा होगा 20 से कम होगा तो सबसोनिक। अब ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य सिर्फ इस सीमा को ही सुन सकता है, मनुष्य जो है या व्यक्ति जो है सिर्फ इसी सीमा को सुन सकता है, 20 HZ से 20 kHZ तक, या 20 HZ से 20,000 HZ की सीमा तक ही मनुष्य सुन सकता है। इसलिए ऑडिबल सीमा होता है, ना इससे कम सुन सकता है और न इससे ज़्यादा सुनने में या तो व्यक्ति बहरा हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 55 से 60 डेसिबल, या ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू रिसर्च आया है उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे WHO के अनुसार तो 65 डेसिबल से आप ज़्यादा नहीं सुन सकते हैं, लेकिन यह और जो है 85 डेसिबल से ऊपर आदमी 90-85 में बहरा होना शुरू हो जाता है, और 150 डेसिबल में व्यक्ति एसाइलम हो सकता है, पागल हो सकता है। तो ये सब जान लीजिएगा। और पराश्रव्य ध्वनि जो होता है, पराश्रव्य का मतलब है कि 20,000 से ऊपर है, यह ध्वनि में व्यक्ति बहरा हो सकता है, आदमी सुन नहीं सकता है, यह बहुत ज़्यादा नॉइजेबल होता है। नॉइज नहीं, नॉइज तो खैर 85-60 के बाद होने लगता है नॉइज, लेकिन यह उससे भी ज़्यादा भयंकर होता है। और सबसोनिक जो होता है वो 20 से कम होता है, इससे मनुष्य सुन नहीं सकता है, लेकिन कुछ जानवर इसे सबसोनिक, यानी कि सबसोनिक को इधर बता देता हूं, सबसोनिक को कुछ मिटा देते हैं तब ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसोनिक को कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे एलिफेंट सुन सकता है, कैट सुन सकता है, डॉग सुन सकता है। ये सब जो है
जितने जानवर है वह सब सोनिक साउंड को सुनने में सक्षम है। इसीलिए डॉग जो है या बिल्ली जो है भूकंप होने से पहले वह विलाप करने लगता है और उससे आदमी सचेत हो सकता है। जो पुराने ज़माने में कुत्ते और बिल्ली को अगर पालतू रखते थे तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा होगा, यानी कि यह सॉफ्ट सोनिक साउंड को सुन सकता है। और चूंकि जब भूकंप होता है तो उससे एक रेडॉन गैस का स्राव होता है। यह रेडॉन गैस को ही वह सूचित करता है यह इस टाइप के जानवर है कि नहीं। तो यह आपको बहुत हद तक पर क्लियर हो गया होगा कि ध्वनि की श्रव्यता के आधार पर कौन कौन सा जो ध्वनि के प्रकार या उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। यह आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। अब आते हैं क्या कि यूज ऑफ अब कहेंगे कि तो सर मुझे अल्ट्रासोनिक वेव का तो हमारे लिए कोई यूज होगा ही नहीं, सब ध्वनि का हमारे लिए कोई यूज ही नहीं है, ये तो हमेशा नकारात्मक होगा। नहीं, कई जगह पर इसका यूज होता है। द यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग या पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किस रूप में होता है। तो पहला जो होता है वह संकेत भेजने में होता है। संकेत भेजने का मतलब क्या हो गया? संकेत भेजने में यानी कि सोनार में यूज हो सकता है या नेविगेशन सिस्टम में हो सकता। सोनार का यूज कहाँ होता है? नेविगेशन सिस्टम में होगा। आपने सिनेमा टाइटैनिक देखा होगा, जब वह जहाज डूब रहा था तो एक यही अल्ट्रासोनिक वेव में आवाज छोड़ा गया था, कुछ तो लाइट छोड़ा गया था और आवाज भी छोड़ा गया था, ताकि हालांकि नजदीक में कोई भी जहाज उसको ये सूचित करे कि कहीं ना कहीं वह जहाज पर खतरा है। वह अल्ट्रासोनिक वेव होता है, मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन संकेत भेजने में, सोनार में, ये सब चीज में इसका यूज होता है कि नहीं। और जो होगा एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज हो सकता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज हो सकता है, यानी कि उद्योग में यूज हो सकता है। उद्योग में कैसे यूज होगा भाई? तो देखे होंगे कि वहां पर जो भारी मशीन होते हैं, बड़े बड़े मशीन होते हैं, उसमें महीन बहुत कल पुर्जे होते हैं, बिल्कुल उसको आसानी से साफ नहीं किया जा सकता है। हो सकता है उसमें धूल कण या चिमनियों में बहुत सारे कार्बन के कण उसमें लगे हुए रहते हैं, जो मशीन को खराब कर सकते हैं या फिर बाधित कर सकते हैं उसके कार्य में। तो इनको साफ करने के लिए, कल पुर्जों को साफ करने के लिए इसी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। तो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो गया मशीन या कल पुर्जों को साफ करने में या चिमनियों को साफ करने में। और तीसरा होता है कि मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ सी, उसमें भी इसी सोनार का यूज। एक तो सोनार यहां भी यूज होता है, और एक सोनार जो यूज होता है यह समुद्र की गहराई मापने में भी होता है। समुद्र की गहराई मापने में होता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर नेविगेशन में सोनार का यूज होता है। सोनार का नेविगेशन के सिस्टम में, जैसे नेवी जो होता है, नेवी जहां काम करती है तो वहां पर नीचे और ऊपर दोनों जगह पर ध्यान रखती है। तो जो धरातल के नीचे यानी कि वाटर में जो भी नीचे घटना घट रही होगी या दुश्मन की एक्टिविटीज को पता करने के लिए उसमें सोनार का यूज होगा, या समुद्र की गहराई मापने में भी हो सकता है। तो वहां जो लिखा हुआ है नेविगेशन में, उससे आप विचलित मत होइएगा, वहां भी यूज होता है। और जनरली यह समुद्र की गहराई मापने में भी सोनार का यूज होता है कि नहीं। इन एग्रीकल्चर में कैसे होगा कि देखते होंगे कि बहुत सारे कीट पतंग जो है वह आपको खासकर देखते होंगे, जो कीट का प्रादुर्भाव पाकिस्तान की ओर से होता है, वो अफगानिस्तान के रास्ते जो कीट पतंग आती है, वह कीट पतंग बहुत सारे फसलों को नष्ट कर देती है। तो उन कीट पतंगों को अब भगाने के लिए
भारत सरकार और कृषि विभाग ने एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया है जिसमें इसी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है, साउंड का यूज होता है, जिसकी ध्वनि सुनकर ये कीट पतंग या तो भाग जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें होगा, यानी कि इसको एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज होता है। और नेक्स्ट जो होता है वह मेडिकल साइंस में यूज होता है। मेडिकल साइंस में कैसे यूज होगा भाई? मेडिकल साइंस में यूज हो सकता है। मेडिकल साइंस में किस रूप में होगा? तो मेडिकल साइंस में होगा या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से यूज होगा? चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार प्रयोग होगा? तो चिकित्सा विज्ञान में आप देखते होंगे एक होता है, दो अंतर आप देखिएगा बहुत ध्यान से, आपको बताता हूं। इन मेडिसिन में, इन मेडिकल एरिया में किस प्रकार से यूज हो सकता है? तो एक तो होता है, आप देखते होंगे, एक होता है ECG और एक होता है EEG। या ह्यूमन ब्रेन के किसी प्रकार का अगर डिस्टरबेंस ब्रेन में हुआ है तो उसमें EEG कराया जाता है, इस या उसी मशीन से यूज किया जाता है उसकी मैपिंग करने के लिए। और ECG होता है कार्डियोग्राफी, यानी कि हृदय रोग से संबंधित जितना विकार है या हृदय गति सही प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, या हृदय गति को मापने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? ECG का यूज किया जाता है। और इस ECG में जिस तरंग यानी कि वेव का प्रयोग किया जाता है वो भी वेव अल्ट्रासोनिक वेव ही होता है, वो भी अल्ट्रासोनिक वेव ही होता है, अल्ट्रासोनिक वेव ही होता है, अल्ट्रासोनिक वेव ही होता है। तो आपको पूरा का पूरा हमने बता दिया कि किस प्रकार से वेव्स कितने प्रकार के होते हैं, वेव के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वेव्स का वह संचरण किन किन मीडियमों में हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस प्रकार से होते हैं, इसका उदाहरण आप समझे। और एक होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ऑडिबल साउंड तो होता है अपश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य, यानी कि अपश्रव्य का तो मतलब है कि 20 हर्ट्ज से कम, और श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, या 20 किलो हर्ट्ज की सीमा तक होता है। यानी कहने का मतलब है कि प्राश्रव्य जो होता है वह 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। तो वो तो उसमें व्यक्ति या तो बहरा हो सकता है, या व्यक्ति एसाइलम की स्थिति में चल जाएगा, वह पागल की स्थिति में भी जा सकता है। आदमी जो है बिल्कुल विचलित हो सकता है ज़्यादा साउंड होने पर। इसलिए WHO ने निर्धारित कर दिए हैं कि कितने डेसिबल साउंड तक ही ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन क्या अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग नहीं है या मेरे लिए निरर्थक है क्या? नहीं, इसका भी सार्थकता है। कई जगहों पर इसका प्रयोग हो सकता है, जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में हो सकता है, नेविगेशन के क्षेत्र में हो सकता है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो सकता है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हो सकता है, मेडिसिन के क्षेत्र में हो सकता है, और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ आपका सी हो सकता है, यानी कि यह सिग्नल्स को डिटरमाइन करेगा कि कितने डेप्थ पर कोई वस्तु, दुश्मन का या जहाज जा रहा है या आ रहा है, उसमें भी इस वेव का यूज किया जा सकता है। तो इसके बहुत सिग्निफिकेंट रोल हैं। अब एक लास्ट टॉपिक पर आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको समझिएगा, और इस टॉपिक को पढ़ाकर मैं आज बंद कर दूंगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक ये हो जाएंगे। ये देखते होंगे कि एक स्पेक्ट्रम है, और स्पेक्ट्रम में देखते होंगे यहां से बहुत सारी लाइटें इस तरह से डेविएटेड हो जाता है, और यह स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम बुक वाली स्पेक्ट्रम नहीं है, ये इसको प्रिज्म कहते हैं और प्रिज्म कहते हैं। और यह इस प्रिज्म से अगर किसी लाइट को अगर गुजारा जाता है तो यह 7 कलर में डिवाइडेड हो जाता है, और इस कारण से हम ये कहेंगे कि कोई भी जो व्हाइट कलर है या प्रकाश है वह 7 कलरों से मिलकर बना है, कोई भी प्रकाश, इसे यह पता चलता है। तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन होता है, वह डेविएशन जो होता है वह बैगनी कलर का होता है, और सबसे कम लाल का होता है।
लाल का कलर होता है और ये सबसे कम बैगनी का होता है। सबसे ज़्यादा डेविएशन जो होता है बैगनी का होता है कि नहीं। और उसके बीच में बहुत सारे हैं विविजियोर, एक ट्रिक्स है, आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, किताब में भी डिटरमाइंड है। परीक्षा इसी दो चीज़ों से लेकर आता है, पूछा जाता है। ये आपको ये दो से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये समझ लीजिएगा। और यहां से एक अगर हम जाएंगे तो ये डायरेक्ट ये इस टाइप से ये जाएगी, यहां से जो एंगल बनाती है इसको डेल्टा आर द्वारा डिनोट करते हैं। यह पूरे जो एंगल बनाती है इसको डेल्टा वी द्वारा डिनोट करते हैं, और डेल्टा आर इज लेस देन डेल्टा वी होता है, यानी कि डेल्टा वी बड़ा होता है कि नहीं, ये आप जान लीजिए। अब जो होगा रेड, रेड के बारे में क्या होता है, इसमें 2-3 पॉइंट याद रखिएगा रेड कलर के लिए। अगर प्रिज्म के केस में अगर देखें रेड में, तो इसमें 2 कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। एक होता है वेवलेंथ, जो पीछे पढ़ा चुका हूं, वेवलेंथ। वेवलेंथ इसी को कहते हैं तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य। इसमें तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और डेविएशन, डेविएशन यानी कि विचलन, है कि नहीं। या परीक्षा एग्जामिनर डेविएशन भी पूछ सकता है, और इसी को रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है, रिफ्रैक्शन, REF, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर होता है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी प्रकाश जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर विचलन हो या डेविएशन हो तो उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि टोटली जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसीलिए उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है इट्स द लाइट इंटर्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड देन आफ्टर डेविएटेड, इसलिए उसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है, इसमें विचलन कहा जाता है। और स्पेक्ट्रम के केस में देखेंगे कि रिफ्रैक्शन जो होता है वह इसमें रेड के कलर में मिनिमम होगा, रेड के कलर में मिनिमम होगा। यही परीक्षा में कई बार पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया, ऐसा नहीं कि पूछा गया है, पूछा गया है, भविष्य में भी पूछे जाएंगे। इसी कंसेप्ट पर आएंगे कि रेड कलर में वेवलेंथ जो होगा वह मैक्सिमम होगा और डेविएशन यानी कि विचलन या रिफ्रैक्शन यह मिनिमम होगा। लेकिन जब यही हम इसको बैगनी की कलर में, बैगनी आपको मिटा दे या फिर कहीं पर लिख देता हूं, हाँ यहीं पर मिटा देता हूं या यहां पर लिख लीजिए, बैगनी के केस में यानी कि वायलेट के केस में यह केस क्या होगा, वायलेट के केस में क्या होगा कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ जो है यहां मैक्सिमम होता है तो रेड के ऑपोजिट कर देना है, वेवलेंथ यहां मिनिमम हो जाएगा, यानी कि वेवलेंथ मिनिमम हो जाता है। और डेविएशन जो होता है, डेविएशन जो होता है वह मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इसलिए देखते होंगे कि जितना रेड लाइट इलाका होता है जहां पर कि ग्रीन लाइट और रेड लाइट होता है, तो रेड लाइट खतरा का निशानी होता है, तो रेड लाइट बहुत दूर तक और स्पष्ट रूप से दिखाई दे क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है और डेविएशन कम होगा, इसलिए ज्यादा दूर तक जाएगा और रेड कलर बहुत अच्छे ढंग से बहुत दूर तक दिखाई दे। इसीलिए देखते होंगे कि रेड लाइट पर ही रेड कलर का इसलिए यूज किया जाता है। और ये आपका वेवलेंथ जो है रेड कलर का सबसे ज्यादा होगा और मिनिमम होगा बैगनी में यानी कि वायलेट में, और डेविएशन वायलेट में ज्यादा होगा और सबसे कम होगा रेड कलर में। यह आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो गया। और डेल्टा आर इज ग्रेटर देन डीवी, ये इक्वेशन याद रहना चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो स्पेक्ट्रम से इससे ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। और हमेशा देखिएगा एक हमेशा व्हाइट कलर में
हमेशा 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। डेट्स इट, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर टॉपिक्स हम ज़्यादा ले जाएंगे तो फिर आप लेंदी हो जाएंगे और फिजिक्स समझने का सब्जेक्ट है। इसलिए इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं कि फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और बहुत सारी बातें हर टॉपिक्स को लेकर होती ही रहेगी। और हो सकता है कि प्रश्न को लेकर आए, आज टाइपिंग प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाया था, इस कारण से आज ये वीडियो नहीं आ पाया प्रश्न से रिलेटेड, नहीं तो यह प्रश्न आते उससे डिस्कशन रिलेटेड होता। धन्यवाद।